नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोगों का 32वें नंबर का है। इससे पहले हम 31 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास से ही मैथ और स्टैटिस्टिक्स जीके दोनों को अलग अलग कर दिया है। मैथ हम बाद का सेशन जो भी आएगा उसमें हम लाएंगे, स्टैटिस्टिक्स जीके हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका 31वें नंबर क्लास से ही चल रहा है। आज हम लोग का 32वें नंबर का क्लास है। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? आपको बताना है इस ऑप्शन से। तो राइट टू इक्वलिटी आपका संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब बात आ गया मौलिक अधिकार का। समानता का अधिकार मतलब क्या? मौलिक अधिकार में दिया गया है। मौलिक अधिकार आपका संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आपका भाग 3 में दिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से आपका मौलिक अधिकार को उठाया गया है। भाग 3 को, जो कि मौलिक अधिकार है, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। पूछता भी एग्जाम में कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो भाग 3 को, जो कि मौलिक अधिकार के बारे में है, यूएस के संविधान से इसको बोरो किया गया है, वहाँ के संविधान से इसको उठाया गया है। हमारा मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो टोटल 7 मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त थे हमारा मूल संविधान में, लेकिन अब भी टोटल 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं। एक मौलिक अधिकार कब समाप्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जो कि संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। कहाँ इसको कर दिया गया है हटा के? इसको भाग 12 के आर्टिकल नंबर 300A में कर दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। पहले ये मेरा मौलिक अधिकार था, अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, एग्जाम में मौलिक अधिकार से और क्या क्वेश्चन पूछता है? पूछता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं? तो हाँ, मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल नंबर 352 के तहत लगता है। भारत में आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, इसके तहत जो आपातकाल लगता है, इसमें आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितना भी आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहाँ से स्टार्ट होता है? आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 के बीच। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार है, जो कि भाग 3 में आता है। तो आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21, ये दोनों को छोड़ के जितना भी आपका मौलिक अधिकार है, सभी को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 क्या है? एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। यही दोनों आर्टिकल है जिसको छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल को आपका नेशनल इमरजेंसी के समय उसको स्थगित किया जा सकता है। 6 आपका मौलिक अधिकार है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला आपका मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के बीच में है। सेकेंड आपका मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 के बीच में है। ठीक है, तीसरा आपका मौलिक अधिकार कौन सा है? तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि 23 और 24 में दिया गया है। चौथा मौलिक अधिकार आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 25 से 28 के बीच में दिया गया है। पांचवा मौलिक अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार के बारे में दिया गया है। छठा मौलिक अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 32 में, आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं।
संविधान का आत्मा कहते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में आपका रिट जारी होता है। ठीक है। और हाई कोर्ट में कितने नंबर आर्टिकल के तहत रिट जारी होता है? तो हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी होता है। दोनों याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी होता है और हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के तहत आपका रिट जारी होता है। ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। क्या दिया गया है आर्टिकल नंबर 14 में? राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष उसको एक समान मानेगा। कोई भी व्यक्ति है, कानून के समान उसको एक समान मानेगा। आर्टिकल नंबर 15 क्या है? राज्य को बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, सेक्स के आधार पे कोई मतभेद नहीं करेगा राज्य। ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 में क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 16 में तो सेम कार्य के लिए सेम पैसा, मतलब कोई भी लिंग के आधार पर मतभेद नहीं होगा। सेम काम कीजिए, सेम वेतन पाइए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आर्टिकल नंबर 17 क्या दिया गया है? छुआछूत को क्या प्रतिबंध किया गया है? अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 18 क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। पहले राजा लोग अपना क्या लेते थे? एक उपाधि लेते थे, जैसे कि क्षत्रप, महाविक्रमांक, विक्रमादित्य, ये सब उपाधि लेते थे। ये उपाधि अब समाप्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड आर्टिकल नंबर 18 के तहत ही देती है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से 22 किस चीज़ के बारे में है? स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में है। आर्टिकल नंबर 19 किसके बारे में है? प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 अभी आपको हम बता चुके हैं कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 21 में है। आर्टिकल नंबर 22 क्या है? बिना किसी वारंट के किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर अरेस्ट कर भी लिए हो तो उसको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 ये आपका चारों कौन सा है? ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 से 24 किसके बारे में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। आर्टिकल नंबर 23 और 24 क्या है? आर्टिकल नंबर 23 क्या है? मानव के प्रति जो दुर्व्यवहार होता है, मिसबिहेव होता है, उसके बारे में रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 23 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 24 में जो बाल श्रम होता है, 14 साल के बच्चे को जो कल कारखानों में काम दिए जाते हैं उसको बाल श्रम के रूप में लिया गया है। ठीक है। इसको रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो भी आपको देगा ऑप्शन में वो आपका 25 से 28 के बारे में ही होगा। नेक्स्ट है आपका 29 और 30 इंपॉर्टेंट है, दोनों आर्टिकल आपको याद रखिएगा, जो कि आपका संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 29 क्या है? प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिकों को अपनी विशेष लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 के तहत क्या बताया गया है कि जो आपका अल्पसंख्यक है उनको अपने विशेष लिपि और संस्कृति बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है। अल्पसंख्यक का बात हो गया। हमारे भारत देश में कितने अल्पसंख्यक हैं? ठीक है। तो हमारे भारत में टोटल 6 टाइप के अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 आपका अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और हिंदू आपका मेजर कैटेगरी में आते हैं, अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं। आर्टिकल नंबर 32 आपको हम बता चुके हैं। क्या बताया था आर्टिकल नंबर 32 के बारे में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। कुछ और क्वेश्चन बनते हैं मौलिक अधिकार से, वो भी आपको हम बता देते हैं। एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त है। तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19,
आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, ये आपका जो 5 आर्टिकल हैं ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशों को, विदेश के जो लोग हैं उनको प्राप्त नहीं है। आर्टिकल नंबर 15 क्या है? आर्टिकल नंबर 15 राज्य को निर्देश दिया गया है कि धर्म, जाति, सेक्स के आधार पर मतभेद नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया है कि सेम कार्य के लिए सेम वेतन मिलेगा, सेक्स के आधार पर कोई मतभेद नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 29 क्या था? अल्पसंख्यकों को बताया गया है कि अपने विशेष संस्कृति और लिपि के अनुसार अपना प्रशासन चला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30 में क्या है कि अपने विशेष अपना संस्कृति को चलाने के लिए अल्पसंख्यक अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उसका आसानी से चला सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 में ये केवल आपको भारतीय लोगों को ही प्राप्त है। इतना सारा चीज़ें आप मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार आपका इकबाल है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले उप प्रधानमंत्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस सरदार का उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कब मिला था? तो 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया था, वहाँ के महिलाओं ने इनको, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया था। ठीक है। उससे पहले 1918 में खेड़ा आंदोलन फेमस है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही चलाया गया था। कौन सा? खेड़ा आंदोलन 1918 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको आंदोलन को चलाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं। लौह पुरुष। भारत का बिस्मार्क भी किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा का प्रांतीय अध्यक्ष के बारे में पूछेगा। संविधान सभा का प्रांतीय पूछेगा और उसका अध्यक्ष पूछेगा तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा दीजिएगा। अगर संघ का पूछेगा ना तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन प्रांतीय पूछेगा संविधान सभा के लिए तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल मार के निकल जाइएगा। ठीक है। 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कुछ याद आया? ऑपरेशन पोलो क्या था ये? तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको भारतीय रियासत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। याद रखिएगा, हैदराबाद के निज़ाम को भारतीय रियासत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में। 31 अक्टूबर 2018 में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। कहाँ पे बना है? तो गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पे केवड़िया नामक स्थान पे साधु बेट द्वीप पे। इतना आपको याद रखना है। एक बार फिर से बोलते हैं, गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पे केवड़िया नामक स्थान पे और साधु बेट नामक द्वीप पे। ठीक है। आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, जो कि 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा है? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही है। यहाँ तक कि आपका जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसका भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ही है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था।
एग्जाम में पूछता भी है कि महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा का उपाधि। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा बुक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में भारत के पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था। अब बात आ गया नोबेल प्राइज का। नोबेल प्राइज कब से दिया जाता है? तो 1901 से दिया जाता है। 1901 से। भारत को पहला नोबेल प्राइज 1913 में मिला था। नोबेल प्राइज किसके याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल, ये आपका स्वीडन के साइंटिस्ट थे। अल्फ्रेड नोबेल कुछ याद आया? इसका साइंटिस्ट थे तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे। डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, नोबेल प्राइज कितने एरिया में दिया जाता है? तो टोटल 6 एरिया में दिया जाता है। पहले 5 एरिया में दिया जाते थे, बाद में एक एरिया 1969 में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में बढ़ा दिया गया है। टोटल 6 एरिया कौन कौन से हैं? तो आपका फिजिक्स हो गए, भौतिकी, केमिस्ट्री हो गए, रसायन, मेडिसिन हो गए, आपका चिकित्सा, इकोनॉमिक्स हो गए, आपका अर्थशास्त्र, पीस शांति, और लिटरेसी। आपका इसी 6 एरिया में आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है। यहाँ पे बात आए जन गण मन, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है। फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? तो 1912 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 या 12 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसी में जन गण मन को फर्स्ट टाइम गाया गया था। और फर्स्ट टाइम भारत भाग्य विधाता के नाम से पेपर में पब्लिश किया गया था जन गण मन को, हमारा राष्ट्रीय गान को। किस नाम से? भारत भाग्य विधाता के नाम से। ठीक है, इतना सारा चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका इकबाल इसका करेक्ट आंसर होगा। जल की अस्थायी कठोरता टेम्पोररी हार्डनेस किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के कारण आपका टेम्पोररी हार्डनेस होता है। परमानेंट हार्डनेस आपका जो कि आपका अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड लवण और सल्फेट लवण, ये दोनों ऑप्शन जो ए और बी है, इसी के कारण आपका परमानेंट हार्डनेस होता है। परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, आपका अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड लवण के कारण और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट लवण के कारण। जो परमानेंट हार्डनेस है, इसको हटाने के लिए हम जियोलाइट मिलाते हैं। जियोलाइट से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। जो आपका बच गया ये आपका टेम्पोररी हार्डनेस और अस्थायी कठोरता, हम जल को गर्म करके भी उसका जो अस्थायी कठोरता है टेम्पोररी हार्डनेस को हम हटा सकते हैं। यहाँ तक कि सोडियम कार्बोनेट, आपको हम बताए थे धावन सोडा का फार्मूला Na2CO3.10H2, ये आपका वाशिंग सोडा का फार्मूला है। इसको मिलाकर भी आप क्या कर सकते हैं, जो आपका परमानेंट हार्डनेस है इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि परमानेंट हार्डनेस आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है और टेम्पोररी हार्डनेस और अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के कारण होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लीजिएगा। अब बात आ गया जल का, वाटर का। ठीक है, तो वाटर के बारे में हम जान लेते हैं। वाटर का पहले फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। ऐसे लिखते हैं H2O वाटर। इसमें पूछता है बाय वेट, वेट के अनुसार इसका रेशियो क्या होता है, और बाय वॉल्यूम, आयतन के अनुसार, वॉल्यूम मतलब आयतन है, आयतन के अनुसार और भार के अनुसार जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। तो वेट के अनुसार यहाँ पे आपका रेशियो 1:8 का होता है। कैसे होता है?
हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका भार आ गए 2। आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक वेट 16 होता है। दोनों को काटिएगा तो 1:8 आपका क्या मिल गए, ये आपका वेट का रेशियो मिल गया 1:8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जहाँ तक वॉल्यूम का बात है तो हाइड्रोजन आपका 2 है, ऑक्सीजन आपका 1 है। ये भी याद रखिएगा, हाइड्रोजन आपका 2, ऑक्सीजन आपका 1, 2:1 के रेशियो में होता है वॉल्यूम के अनुसार, और वेट के अनुसार 1:8 के रेशियो में होता है। इम्पोर्टेंट है, दोनों रेशियो को आप याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में टपक सकता है। वाटर का डेंसिटी घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका डेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो डेंसिटी है ये आपका मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम आपका मिनिमम होता है। याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर का डेंसिटी, वाटर का घनत्व आपका मैक्सिमम और वॉल्यूम आपका मिनिमम होता है। ये तो सभी को मालूम होगा कि जल आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। संपूर्ण जल का 97% भाग लगभग आपका खारा पानी है, समुद्र में पाया जाता है। 3% भाग आपका स्वच्छ जल है। इसी स्वच्छ जल में लगभग 90% भाग आपका बर्फ के रूप में है, और 10% भाग, 3% का 10% भाग आपका शुद्ध जल है, जो आपका भूमिगत जल है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 97% जो आपका जल है वो आपका समुद्र में है। 3% आपका क्या है, शुद्ध जल है, ये आपका खारा जल है 97%, और जो आपका शुद्ध जल है उसमें भी आपका 90% बर्फ के रूप में है। ठीक है, और बाकी का जो 10% है वो आपका भूमिगत जल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वाटर को सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में वाटर को जाना जाता है। आपने एक चीज सुना होगा, हैवी वाटर, भारी जल। भारी जल, जब भी ड्यूटेरियम का ऑक्साइड बनता है ना, ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक। आपको बताए थे हम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक। जो ये आपका ड्यूटेरियम है, जब आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है, D2O बनाता है। इसी D2O को हम भारी जल बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। एग्जाम में भारी जल का एटॉमिक नंबर पूछ लेता है कि एटॉमिक भार क्या होता है, एटॉमिक वेट का होता है। इसका एटॉमिक वेट 20 होता है भारी जल का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहीं भी टपक सकता है कि भारी जल का एटॉमिक वेट कितना होता है, 20 होता है। अच्छा, जो भारी जल का खोज किसने किया था, तो यूरे ने किया था। याद रखिएगा, यूरे। भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है, मंदक के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, जो कि आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है, D2O। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट इसका 20 होता है। नेक्स्ट क्या है, साउंड, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है। आपको हम कल भी बता चुके हैं कि साउंड आपका अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे है, मतलब आपका लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। जो आपका तरंग है, वेव कितने प्रकार के होते हैं, आपको हम कल बता चुके हैं कि वेव आपका 2 प्रकार का होते हैं। वेव क्या होते हैं, तो आपका एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, आपका वेव, आपका तरंग। ठीक है, 2 प्रकार का बता चुके हैं आपको कल ही हम। वेव आपका 2 प्रकार के, कौन कौन सा, मैकेनिकल वेव, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देख लीजिए, वेव आपका मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब यांत्रिक तरंगे और यांत्रिक तरंगे 2 भाग में होते हैं। ठीक है, जो आपका मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंगे हैं, इसको पास होने के लिए आपको किसी मीडियम, किसी माध्यम का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन जो नॉन मैकेनिकल वेव है और यांत्रिक तरंगे हैं, इसको किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। जैसे कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा है, ये आपका नॉन मैकेनिकल वेव है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, और हिंदी में चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
विद्युत चुम्बकीय तरंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, जिसमें आपका एक्स रे, वाई रे, गामा रे, विजुअल रे, इंफ्रारेड आपका आते हैं। ये आपका कौन सा रे है, कौन सा आपका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जब भी आपको प्रकाश बताएंगे उसके बारे में बताएंगे। अभी हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में, यांत्रिक तरंगे। जो आपका साउंड है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव में आता है, मतलब अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे आता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। जो आपका TMW है ये आपका ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है, मतलब अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो साउंड आपका अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूड मैकेनिकल वेव है, ठीक है। साउंड याद रखिएगा कि आपका अनुदैर्ध्य तरंगे एग्जाम में पूछता भी है, इतना ध्यान में रखिए। साउंड आपका जो ध्वनि है ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, हिंदी में याद रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंग है। साउंड आपका अनुप्रस्थ नहीं है, अनुप्रस्थ आपका नहीं है, ठीक है। कौन सा है, अनुदैर्ध्य है साउंड। कल आपको साउंड के बारे में और चीज़ हम कुछ बताए थे, क्या बताए थे कि जो साउंड का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था, और डेंसिटी घनत्व पर डिपेंड करता है। जिसका प्रत्यास्था इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी उतना ही अधिक होगा उस मीडियम में, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए कि ठोस है, सॉलिड है, आपका लिक्विड है, गैस है, तो सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड सॉलिड में होता है, ठोस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड एल्युमिनियम में होता है, एल्युमिनियम में एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है। कितना होता है, 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद आपका आयरन में होता है, ठीक है, इसको Fe के फॉर्म में दर्शाते हैं, Fe एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है। आयरन में आपका कितना साउंड का स्पीड होता है, तो आपका होता है 5130 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड वाटर में साउंड का स्पीड कितना होता है, 1493 मीटर पर सेकेंड। गैस हवा में कितना होता है, एयर में साउंड का स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड होता है। गैस का पूछ ले तो गैस में साउंड का स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड होता है। इतना आपको चीज़ बाय हार्ट याद होने चाहिए। अब बात आ गया डेंसिटी का, घनत्व का। डेंसिटी कैसे डिपेंड करेगा, जिसका डेंसिटी कम होगा उस मीडियम में आपका साउंड का स्पीड ज़्यादा होगा। जैसे कि आपका एक ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड एयर है मतलब आर्द्र हवा है, एक आपका ड्राई एयर है, ड्राई एयर तो सूखी हवा है, शुष्क हवा है। तो आपका डेंसिटी दोनों में से किसका ज़्यादा होता है, डेंसिटी आपका ड्राई एयर का ज़्यादा होता है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो आपका ह्यूमिड एयर है इसका डेंसिटी आपका कम हो गया, यानी डेंसिटी कम हो गया उसका मतलब है कि स्पीड ज़्यादा हो गया। इसीलिए ह्यूमिड एयर मतलब नमी जब भी आपका वाटर में रहेगा, जैसे बरसात के दिनों में आपका जो हवा में नमी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए बरसात के दिनों में हमको साउंड ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास पहुंचता है, ठीक है। प्रेशर का साउंड के स्पीड पे कोई इफेक्ट पहुंचता है क्या, कुछ इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। प्रेशर का साउंड के स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। हाँ, टेम्परेचर का आता है। टेम्परेचर आपका अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो आपका साउंड का स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड आपका बढ़ जाता है, मीटर पर सेकेंड आपका बढ़ जाता है, याद रखिएगा। कुछ और चीज़ बता देते हैं, जैसे कि डॉपलर इफेक्ट के बारे में बता देते हैं आपको। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट एक होता है आपका श्रोता, सुनने वाला, एक होता है सोर्स। मान लीजिए कि एक श्रोता है, आप हैं खड़े, ये आप हैं खड़े, आप श्रोता है, सुनने वाले हैं, और एक है आपका सोर्स। मान लीजिए ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन ये हॉर्न दे रही है, ये आपका मान लीजिए कि आपके डायरेक्शन में आ रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन का जो हॉर्न का जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एक बार ट्रेन आपको पास कर गई तो ट्रेन आपसे दूर निकलने लगेगी। मान लीजिए ट्रेन आपको पास करके यहाँ पे आ गई,
ट्रेन आपको इस डायरेक्शन में जा रही है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो अब आपको लगेगा कि जो ट्रेन का जो साउंड है हॉर्न का, वो आप उसका आवृत्ति घटते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आवृत्ति बढ़ते जा रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे आपको लगेगा कि फ्रीक्वेंसी साउंड का घटते जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ना और घटना क्या है, डॉपलर इफेक्ट को बताता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या ये डॉपलर इफेक्ट केवल साउंड के लिए ही वैलिड है, ध्वनि के लिए ही केवल लगता है क्या? नहीं, ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए लगता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, डॉपलर इफेक्ट आपका लाइट और साउंड दोनों में इफेक्टिव है। अब आपको एक एग्जांपल हम देते हैं किसका, लाइट का, डॉपलर इफेक्ट के केस में। मान लीजिए कोई एक आकाशीय पिंड है, अगर ये पृथ्वी की तरफ आएगा, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, कोई आकाशीय पिंड आपका धरती की तरफ आएगा, तो आप डॉपलर इफेक्ट के माध्यम से जान सकते हैं कि ये आपका आकाशीय पिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है या फिर पृथ्वी से दूर जा रहा है। जब भी ये आकाशीय पिंड पृथ्वी की तरफ आएगा तो ये आपका वायलेट कलर का, बैगनी कलर का अपना प्रकाश छोड़ेगा। ठीक है, और जब भी आपका आकाशीय पिंड पृथ्वी से दूर जाएगा तो ये आपका रेड कलर का लाइट छोड़ेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि डॉपलर इफेक्ट के माध्यम से आप कोई भी आकाशीय पिंड के बारे में जान सकते हैं कि वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है या फिर पृथ्वी से दूर जा रहा है। ठीक है, साउंड के इको के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। इको क्या होता है? इको हिंदी में क्या बोलते हैं? इको क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। तो मिनिमम डिस्टेंस पूछता है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए इको जनरेट करने के लिए, तो 17 मीटर जरूरी है सोर्स और श्रोता के बीच में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आपका सोर्स है, तो दोनों के बीच में 17 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपको इको सुनने के लिए मिलेगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क अगर किसी एक बात को कैप्चर करता है तो हमारे माइंड में 0.1 सेकेंड के लिए बना रहता है। अगर इसी टाइम पीरियड में अगर कुछ दूसरा चीज़ हमारा मस्तिष्क कैप्चर करता है तो दोनों एक साथ मिल जाएगा और हमको प्रतिध्वनि सुनने के लिए नहीं मिलेगा। हमको प्रतिध्वनि सुनना है तो हमको मिनिमम 0.1 सेकेंड के लिए एक ही चीज़ को हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड टाइम पीरियड बनाए रखने के लिए आपको श्रोता और सोर्स के बीच 17 मीटर का डिस्टेंस होना अनिवार्य है, नेसेसरी है। ठीक है, ये दोनों 17 मीटर और 0.1 सेकेंड दोनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इको के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का लेखक कौन है? तो इस ऑप्शन में से देख लीजिए कौन है, मुंशी प्रेमचंद तारक नारायण। अच्छा, इसी में से ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अरुंधति रॉय। ठीक है, इनका एक और फेमस बुक है, एक तो बुक हो गए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक और पुस्तक का नाम बताए थे, याद है? कौन सा? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट, UTMOST, अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये दोनों पुस्तक आपको याद रखना है अरुंधति रॉय का। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में अरुंधति रॉय को 1997 है, इसी में आपको क्या मिला था? बुकर प्राइज मिला था, बुकर प्राइज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आपका जो ऑप्शन दिया है चारों पांचों, इसके बारे में आप जल्दी से बता दीजिए। मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम को बता चुके हैं, धनपत राय श्रीवास्तव। इनका फेमस बुक है गोदान, कर्मभूमि, शतरंज का खिलाड़ी, गब्बन, मानसरोवर और ईदगाह। सेम टू सेम R.K. नारायण का बताइए। देख लीजिए, R.K. नारायण का कौन कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स,
मालगुडी डेज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द गाइड, द इंग्लिश टीचर, अंडर द बनियान ट्री, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेटिंग फॉर महात्मा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम। इस सब में से आपको सबसे फेमस है मालगुडी डेज, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला बुक था स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा, R.K. नारायण का। और कौन सा याद रखना है आपको? याद रखना है द डार्क रूम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक है आपका द गाइड। 4 पुस्तक आपको याद रखना है। एक और पुस्तक कौन सा था? वेटिंग फॉर महात्मा, ठीक है। 5 पुस्तक आपको R.K. नारायण से याद रखना है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, द गाइड, वेटिंग फॉर महात्मा और द डार्क रूम। विक्रम सेठ से आपको 2 पुस्तक का नाम बताए थे, कौन सा? अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय और अ गोल्डन गेट, गोल्डन गेट, दोनों आप याद रखिएगा विक्रम सेठ से। शशि थरूर से आपको 4 पुस्तक का नाम बताए थे हम, कौन सा? द एरा ऑफ डार्कनेस, द एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल, और तीसरा कौन सा था? वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं। और चौथा कौन सा है? इंडिया, द फ्यूचर इज नाउ, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। अनुपम खेर का पुस्तक का नाम बता देते हैं। योर बेस्ट डे इज टूडे पहला बुक है, कौन सा? योर बेस्ट डे इज टूडे। सेकेंड कौन सा पुस्तक है? लेसन टॉट मी अनलोनली, लेसन लाइफ टॉट मी अनलोनली, ठीक है, फिर से बोल देते हैं, लेसन लाइफ टॉट मी अनलोनली। और फर्स्ट बुक कौन सा था? योर बेस्ट डे इज टूडे, ठीक है। 5 इधर और एक अरुंधति रॉय। आपको 6 राइटर का पुस्तक का नाम आपको बता चुके हैं, इस सभी को आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस आपका वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? बैक्टीरिया का खोज किया था आपका लीवेनहॉक। कल आपको हम बताए थे कि लीवेनहॉक जीवित कोष का मतलब बैक्टीरिया का खोज किया था, ठीक है, कौन सा? लीवेनहॉक। और आपका मृत कोष का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, ठीक है। आपको हम विषाणु से, वायरस से होने वाले रोगों का एक ट्रिक बताए थे, याद है? कौन सा? रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, पोचे छोड़ गई। रेखा से मतलब रे से क्या बना? रेबीज, खासरा, हर्मिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा करके आपका साइलेंट हुआ, ठीक है। पो से पोलियो, ए से एड्स, एड्स के का आपका क्या पूछता है? फुल फॉर्म पूछता है, ये भी याद रखिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। WHO के द्वारा एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू रोग, गलसंध रोग और इन्फ्लुएंजा। फिर से बताते हैं, रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसंध रोग, इन्फ्लुएंजा। ये आपको 13 से 14 रोग हैं जो कि आपको वायरस से होते हैं। रेबीज आपका किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। खसरा, मिजल्स, आपका संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। हर्मिस किसको प्रभावित करता है? हर्मिस आपका पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जो फोड़ा फुंसी हो जाता है ना हमारे शरीर में, बॉडी पे, उसको हम हर्पिस बोलते हैं, हर्मिस या हर्पिज बोलते हैं, ठीक है। मेनिंजाइटिस, ये आपका मस्तिष्क को इफेक्ट पहुंचाता है, मेनिंजाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस आपका लीवर को इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। लीवर का अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोलते हैं। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा आपका आँख को इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। पोलियो, पोलियो आपका तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट पहुंचाता है। एड्स, एड्स आपका WBC को, वाइट ब्लड कॉर्पस को इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है।
चेचक आपका पूरे शरीर को, चेचक का वायरस का नाम पूछता है तो वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस से चेचक होता है। छोटी माता आपकी वेरिसेला वायरस से होता है, याद रखिएगा वेरिसेला, दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरिसेला और वेरिओला, ठीक है। वेरिओला से चेचक और वेरिसेला से छोटी माता होता है। डेंगू, डेंगू किसको इफेक्ट पहुंचाता है? प्लेटलेट्स को। गलसंध रोग किसको इफेक्ट पहुंचाता है? लार ग्रंथि को, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा किसको इफेक्ट पहुंचाता है? श्वास नली को, ठीक है। किसको इफेक्ट पहुंचाता है आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन था आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी भी आपको हम ट्रिक बता चुके हैं। कौन सा ट्रिक है? प्रोटोजोआ को याद करने के लिए, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को याद करने के लिए। पापा से बन गए आपका पैरिया, का से बन गया आपका कालाजार, म से बन गया आपका मलेरिया, पे से बन गया पेचिस और सोते से बन गया आपका निद्रा रोग, ठीक है। निद्रा रोग, निद्रा रोग कौन से मक्खी कारण होता है? सीसी मक्खी कारण होता है। कालाजार आपका कौन सा मक्खी कारण होता है? सैंड फ्लाई मक्खी कारण होता है आपका कालाजार। मलेरिया आपका मादा एनाफ्रीज के कारण होता है, ठीक है। आपको प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी याद रखना है। फंगस क्या बोलते हैं? फफूंद, फफूंद से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? दांत, खाज, खुजली, और आपका एक इम्पोर्टेंट है एथलीट फुट, जिसको हमको हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, ये आपका कवक के कारण होता है, ठीक है। इतना सारा चीज़ आप अभी के लिए याद रखिए। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए यहीं पे हम अपना सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।